तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह और वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने अवामी जलसे में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि औजात रोटी नहीं खिलाती, मजहब जिंदगी नहीं बदलता, हुकूमत ही खुशहाली लाती है। उन्होंने दावा किया कि उनकी हुकूमत आने पर लोग ऐसे खुश हुए जैसे मुल्क को आज़ादी मिली हो। चंद्राबाबू ने कहा कि नेशनल हाईवेज मेरे मशवरे पर ही बनाए गए। उनका कहना था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे तब मैंने ही नेशनल हाईवेज बनाने की तजवीज़ दी थी। उन्होंने कहा ये हाईवेज मेरे लिए नहीं, अब सब भाइयों के फायदे के लिए बनवाए गए। नायडू ने तरक्याती कामों का क्रेडिट लेते हुए कहा कि रियासत को कौमी सतह पर जोड़ा गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए हुकूमत का साथ दें। उनका कहना था कि हमारी कोशिशों से ही आज रियासत में बुनियादी ढांचे में बेहतरी आई है। चंद्राबाबू नायडू ने अपनी हुकूमत को अवामी फलाह और तरक्की का जामिन करार दिया। నేను అడుగుతున్నా ఒక మాట, ఏం తమ్ముళ్ళు, కులం తిండి పెడుతుందా అని అడుగుతున్నా. పెడుతుందా తిండి? మతం మన జీవితాలను మారుస్తుందా? మతం ఒకటే, ఒక విశ్వాసం. నేను తప్పు పట్టడం లేదు, కానీ ఆ విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. హిందువులు మల్లికార్జున స్వామిని, వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇచ్చేస్తారు, ముస్లింలు అల్లాని పూజిస్తారు, అదే మరిగా క్రిస్టియన్స్ యేసు ప్రభువుని ప్రార్థనలు చేస్తారు, తప్పలేదు. కానీ రాజకీయంగా మీ జీవితాలు మార్చేది రాజకీయ పార్టీలు, ప్రభుత్వ విధానాలు. ఈరోజు మీరు చూడండి, 5 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయంగా బతికారు. నేను ఎక్కడ పోయినా మీ ముఖంలో ఆనందమే కనపడేది కాదు, చిరునవ్వే కనపడేది కాదు. ఇప్పుడు ఎవరిలో చూసినా స్వాతంత్రం వస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో అంత ఆనందంగా ఉన్నారు మీరందరూ. అవును, ఈరోజు మీరు రోడ్లు చూస్తున్నారు, నేను గర్వపడుతున్నా. ఈరోజు ఎక్కడికి పోవాలన్నా నేషనల్ హైవే ఎక్కితే ఏం తమ్ముళ్ళు హుషారుగా వెళ్ళిపోవచ్చునా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఆ రోడ్లు కూడా ఆ రోజు వాజ్పేయి గారి పీరియడ్లో నేనే ఆయనకు ఆలోచనిస్తే ఆ రోడ్లు వేసాడు, అది నాకు తృప్తి. बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रियो एनोथ रेड्डी पर संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम फोन रियो एनोथ रेड्डी टेप करवा रहे हैं। हरीश राव ने दावा किया कि दिल्ली में एक सहाफ़ी को रियो एनोथ ने सिर्फ इसलिए धमकाया क्योंकि वो मुझसे बात कर रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि रियो एनोथ को कैसे पता चला कि वो सहाफ़ी उनसे बात कर रहा था। ये तभी मुमकिन है जब फोन कॉल्स टेप की जा रही हो। हरीश राव का बयान। उन्होंने इस अमल को गैर जमहूरी और गैर कानूनी करार दिया। हरीश राव ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की जासूसी करना संगीन जुर्म है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन रहनुमाओं की निगरानी से जमहूरी अक़दार को खतरा लाहिक है। उन्होंने कहा बीआरएस ने इस मामले पर हुकूमत से वजाहत तलब की है। तेलंगाना के जिला मालागा में मुनक़दा उंदीरा महिला शक्ति तकरीब में दिलचस्प वाक़या पेश आया। तकरीब गनरजन भूम में वजीर सीताका की मौजूदगी में मुनक़िद की गई थी। तकरीब के दौरान ख़वातीन सिंह के अराकीन ने वजीर का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। खुश आमदीद के तौर पर ख़वातीन ने सब्जियों से सजाई गई बुतकमा वजीर सीताका को पेश की। वजीर सीताका ने बुतकमा को अपने सर पर रख कर स्टेज की तरफ कदम बढ़ाया। इसी दौरान अचानक बुतकमा तवाज़ुन बिगड़कर उनके सर से नीचे गिर पड़ी। इस वाक़ये से तकरीब में थोड़ी देर के लिए हैरत और हल्की सी भागदौड़ देखी गई। खुशकिस्मती से वजीर सीताका को कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचा। बाद अज़ां तकरीब मामूल के मुताबिक आगे बढ़ाई गई और सीताका ने तकरीर भी की। मकामी अफराद और मेहमानों ने इस वाक़ये को खुशगवार इत्तिफाक के तौर पर लिया। बीआरएस के सीनियर लीडर के रामाराव (KTR) ने वजीर आला रियो एनोथ रेड्डी पर सख्त लफ्जों में तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियो एनोथ रेड्डी को बद्दुआ लगी है कि अगर वो सच बोलेंगे तो उनका सर 1000 टुकड़ों में बच जाएगा, इसीलिए वो हर बार शर्म के बगैर झूठ पर झूठ बोलते हैं। KTR ने कहा कि हालिया मीटिंग का अहम मौजू बेनकचरुल उही था। आंध्रा के वज़रा और मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की कि एजेंडा का मेन पॉइंट बनकचरुल पर ही रहा। रियो एनोथ रेड्डी ने खुद भी इस मीटिंग में बनकचरुल पर बात करने का एतराफ़ किया था। एजेंडा पेपर में पहला पॉइंट ही बनकचरुल से मुताल्लिक़ था।
केटीआर ने कहा इसके बावजूद रियोएनोथ रेड्डी झूठ बोल रहे हैं कि बनकचरूल एजेंडा में था ही नहीं। केटीआर ने कहा कि एक वजीर आला को इतनी आसानी से झूठ बोलना जेब नहीं देता। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि वो ऐसे झूठों को पहचाने और हकीकत को समझे। ప్రస్తావన రాలేదు, దాని నుంచి ఎందుకు హడావుడి చేస్తుందని చెప్పేసి సిగ్గు శరం ఉంటే రేవంత్ రెడ్డికి ఏమన్నా సిగ్గు ఇజ్జత్ మానం ఉంటే నిన్న ఏమన్నాడండి ఆంధ్ర ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ రామానాయుడు గారు అనుకుంటా ఆయన పేరు, బయటకు వచ్చి ఏం చెప్పిండు? ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిషన్ లో పేపర్లు ఏం రాసినాయి? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారు? సాక్షి తీయండి, ఈనాడు తీయండి, ఆంధ్రజ్యోతి తీయండి, ఆంధ్ర ఎడిషన్ చూడండి, స్పష్టంగా చెప్పిండు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మీటింగ్ పెట్టిందే బనకచెర్ల కోసం, ఎజెండా నెంబర్ 1 బనకచెర్ల కాదంటాడా రేవంత్ రెడ్డి? అజెండా ఐటమ్ చూపెట్టమంటారా? ఇప్పుడు నెంబర్ 1 ఐటమే బనకచెర్ల లేదని బుకాయించడం ముఖ్యమంత్రికి తగునా? నిమ్మల రామానాయుడు గారు బయటకు వచ్చి చెప్పినారు, ఆంధ్ర ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు, మేము అడిగినాం బనకచెర్ల గురించి, రేవంత్ రెడ్డి ఒప్పుకున్నాడు, కమిటీ వేసినాం, 30 రోజులు ఓడిచిపోతుంది, 31వ రోజు మా శిష్యుడే కాబట్టి ఆడిచ్చినట్టు ఆడతాడు, ఆయన జుట్టు మా చేతులుంది, ఓటుకు నోటు కేసు ఇంకా ఉన్నది కాబట్టి ఏమన్నా చేస్తాం అని ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు. చంద్రబాబు కోవట్ను పెట్టుకుని ఇలా తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలు, తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాల పట్ల శాశ్వతంగా విద్రోహం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అర్థం కాదు ఏముంది ఇలా. నిజం చెప్తున్నారు మీరు అనుకుంటున్నారా? పొరపాటు. రేవంత్ రెడ్డికి శాపం ఉన్నది, నిజం చెప్తే తల. रेवंत रेड्डी, क्या तुम अपने खानदान की खातिर करोड़ों अवाम की कुर्बानी दे रहे हो? क्या तुम्हें सिर्फ सियासी फायदे ही नजर आ रहे हैं? कालेश्वरम प्रोजेक्ट को शुरू न करना अवाम से नाइंसाफी है। तुम चंद्राबाबू नायडू के इशारों पर चल रहे हो, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। साबिक वजीर और MLA जगदीश रेड्डी ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि हमारे पास कालेश्वरम है और हम 140 TMC पानी उठा रहे हैं। अगर हम ये बात वाज़े तौर पर कहते तो बानाकचरुल मंसूबे को मंजूरी का सवाल ही ना होता। रेवंत रेड्डी की खामोशी और तर्ज अमल रियासत के मुफादात के खिलाफ है। जगदीश रेड्डी का कहना है अवामी फलाह से बढ़कर जाती सियासत को तरजीह देना नाकाबिल कबूल है। जगदीश रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की और जवाब तलब किया। ఎందుకంత భయపడుతున్నావు? పోతుంది పదవి, జైలు పోతున్న భయం ఉందా? దేని కొరకు భయపడుతున్నావు? నీ ఒక్కడి కొరకు, నీ కుటుంబం కొరకు కోట్లాది మంది ప్రజల్ని బలిపెడతావా? ఇది నువ్వు చేసే పని. కాళేశ్వరం మీద అబద్ధాలు మాట్లాడి కాళేశ్వరాన్ని ప్రారంభించకుండా చంద్రబాబు చెప్పిన డైరెక్షన్లో ఇవాళ కాళేశ్వరం ఉన్నది, కాళేశ్వరం నుంచి మేము నీళ్ళు ఎత్తుతున్నాం 140 TMCల నీళ్లు అని చెప్పి మనం చెప్తే బనకచెర్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతి వచ్చే అవకాశం లేదు. అది మేము చెప్పడం కాదు, ప్రభుత్వం అధికారికంగా చెప్పి కొట్లాడాలి అపెక్స్ కౌన్సిల్లో. కానీ బనకచెర్ల అక్కడ కాళేశ్వరం లేదు, మేము అక్కడ నీళ్ళు ఎత్తుతలేము అంటే ఇలా ఇంకో 140 TMCల నీళ్ళు మీకున్నాయి కాబట్టి ఇవి నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి మోడీ పాలన చంద్రబాబు చేతులు ఉంది కాబట్టి ఒప్పించి తీసుకుపోయే కుట్ర కాళేశ్వరాన్ని బండబెడుతుంది. అందుకే ఆనాడు కొద్ది రోజులు రాజకీయాల కొరకు చేసిండ్రు, అది కాస్త ఇవాళ. साबिक वजीर और रुकन असेंबली वमूला प्रशांत रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस कायदीन ने उनके घर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बतौर अपोजिशन MLA वो अवामी मसाइल पर हुकूमत से सवाल करना अपना फर्ज समझते हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने गल्फ मजदूरों के लिए हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गल्फ में मरने वालों के खानदानों को अभी तक एक्स ग्रेशिया मुकम्मल नहीं मिला। इसी बुनियाद पर बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज मानाला मोहन रेड्डी ने उनके घर पर हमले की धमकी दी थी। आज कुछ कांग्रेस लीडरान उनके घर आए और मुबैना तौर पर हमला किया। प्रशांत रेड्डी ने सवाल किया कि क्या ये सियासी तहजीब का मुजाहरा है। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी के घर जाकर हमला नहीं किया, ये काबिल मजम्मत हरकत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि NRI फोरम से ताल्लुक रखने वाले देविंदर रेड्डी ने घर में घुसकर उनके खानदान पर हमला किया। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल उठाने पर हमला करने के बजाय कांग्रेस को अवाम से किए वादे पूरे करने चाहिए। బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు, నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు నమస్కారం. ఈరోజు అంటే రాజకీయాల్లో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు సర్వసాధారణం.
ముఖ్యంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులుగా ప్రభుత్వం వైఫల్యాల మీద ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. ఇది సర్వసాధారణమైన విషయం. అయితే నేను మొన్న గల్ఫ్ కార్మికుల విషయంలో ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నికలప్పుడు గల్ఫ్ కార్మికుల కోసం గల్ఫ్ సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తానని మాట ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు మటుకు చెయ్యలేదు అని అడిగిన నేను. అట్లనే ఎన్ఆర్ఏ సంక్షేమ బోర్డుకు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఇప్పుడు మటుకు చేయలేదు అని అడిగిన. అట్లనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్, అంటే గల్ఫ్ కార్మికులకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే డైరెక్ట్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ మాట్లాడితే ప్రభుత్వం సాయం చేస్తుంది అని టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు చేస్తాము అన్నారు. అది కూడా చేయలేదు అని చెప్పి నేను ప్రశ్నించిన. అట్లనే చనిపోయిన కుటుంబాలకు 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తామని చెప్పినారు. ఇంకా చాలామందికి ఇవ్వాల్సి ఉన్నది, కొద్దిమందికి ఇచ్చిండ్రు అని చెప్పిన నేను. నాకున్న సమాచారం ప్రకారం కేవలం బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఇంకో 10-11 మందికి ఇవ్వాల్సి ఉన్నది. లిస్టు నా దగ్గర ఉన్నది. ఇది కోట ముత్తెన్న బోదపల్లి గ్రామం, అట్లనే జడాల రాజేశ్వర్ కుక్నూరు గ్రామం, బోపారం ముత్తెన్న వేంపల్లి గ్రామం, మాల గంగాధర్ తుర్తి గ్రామం, ఎగ్లోం గంగాధర్ గౌడ్ ముచ్కూరు గ్రామం, అట్లనే గూపెల్లి రమేష్ నర్సాపూర్ గ్రామం, కవ్వ శంకర్ బాల్కొండ గ్రామం, అట్లనే అరవింద్ గౌడ్ ఉప్లూరు గ్రామం మలేషియాలో చనిపోయాడు. అట్లనే పచ్చనల్పూర్ గ్రామానికి సంబంధించి గోజ కిషన్, షాబేర్ అలీ. వీళ్ళకి ఇంకా రావాల్సి ఉన్నది. వీళ్ళకి రావాల్సిన వాళ్ళకు కూడా ఇంకా రాలేదు, వాళ్ళకు కూడా ఇప్పియండి అని చెప్పి నేను అడిగిన. దీంట్లో తప్పేమున్నది? ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా, ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా నా బాధ్యత ఇది. ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలకిచ్చిన మాట నెరవేర్చమని అడిగే బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది. BRSMLC दासुजो शरोएन ने वजीर आला और वजीर दाखिला रियोएनोत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं. उन्होंने कहा कि रियोएनोत रेड्डी पुलिस के वकार को मजरू कर रहे हैं और पुलिस निज़ाम को कमज़ोर बना रहे हैं. इल्ज़ाम है कि कमांड कंट्रोल सेंटर, जो पुलिस ऑपरेशंस के लिए मखसूस है, इसे मुजरिमों का अड्डा बनाया जा रहा है. रियोएनोत रेड्डी वहां अपने करीबी अफराद और हामियों के साथ सियासी मीटिंग्स करवा रहे हैं. BRS ने सवाल उठाया कि पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को सियासी मकासिद के लिए इस्तेमाल करना क्या मुनासिब है. कांग्रेस MLA मानम पेलू रोहित राव पर भी बदतमीजी और पुलिस से नाजिबा रवैया रखने का इल्जाम लगाया गया. दासुजो शरोएन ने कहा कि रोहित राव को पुलिस से बात करने की तहजीब भी नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स को इज्जत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, न कि इसकी तजलील करना. BRS का कहना है कि इस तर्ज अमल से पुलिस एहलकारों के हौसले पस्त हो रहे हैं. उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे रवैये पर फौरी रोक लगाई जाए और इदारों की हुर्मत बहाल की जाए. నిన్నటికి నిన్న మల్కాజ్గిరిలో చూడటానికే జుగుప్స కలిగించింది నాకు. చిన్న అబ్బాయి, ఆయన ఇది డాక్టర్, యంగ్ డాక్టర్. ఆ చిన్న యంగ్స్టర్ ఎమ్మెల్యే అయితే మేమంతా, నేను వ్యక్తిగతంగా యంగ్స్టర్స్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలా, చిన్నవాళ్ళు కనుక రాజకీయాల్లోకి వచ్చినట్టయితే కొంత నీతి నిజాయితీ ఉంటుంది, నిబద్ధత ఉంటుంది అని చెప్పని నేను భావించినాను. ఆయన ఎమ్మెల్యే పోలీస్ స్టేషన్ బయటనో ఎక్కడనో రోడ్డు మీద తన రౌడీ సైన్యంతో పోతాడు, బ్యానెట్ మీద కూర్చుంటాడు. రేవంత్ రెడ్డి అనుచరుడైనటువంటి ఒక శాసనసభ్యుడు మల్కాజ్గిరిలో బ్యానెట్ పైన కూర్చొని సిఐ ట్రాన్ పిలుస్తున్నాడు. నాకు తెలిసి ఒకానొక సందర్భంలో తెలంగాణ పోలీసులు మంచి మంచి పటేల్ పట్వారీలైనటువంటి ఒక శాసనసభ్యులు కూడా, పార్లమెంటు సభ్యులు కూడా ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఫోన్ చేయాలంటే వెనక ముందు ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళు. ఫోన్ చేసి ఎవడన్నా లోపల ఉంటే విడిపి అని చెప్పడానికో, లేకపోతే లోపలున్న వాళ్ళందరూ కొంచెం మంచిగా చూసుకోరా, కొట్టకురి అని చెప్పడానికి కూడా హెజిటేట్ చేసినటువంటి ఒక నికార్సైన పోలీస్ ఆఫీసర్ను, ఆ వ్యవస్థకు చెందిన ఒక ఆఫీసర్ను ట్రాన్ పిలిచిండు. బ్యానెట్ దిగుతలేడు. సిఐ అక్కడే ఉన్నాడు. నువ్వు పీడీ యాక్ట్ పెట్టు, నువ్వు టాడా పెట్టు, పీడీ యాక్ట్ పెట్టు, అరెస్ట్ చేయి, ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ చేయని చెప్పని ఫత్వా జారీ చేస్తాడు. జీ హుజూర్ అని చెప్పని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. ఏం పాలన రేవంత్ రెడ్డిది? ఏం పాలన ఇది? ఎక్కడికి దిగజార్చినో పోలీస్ వ్యవస్థ అని చెప్పొకసారి.
मरकजी वजीर बंडी संजय ने एक दिल को छू लेने वाला वाकया शेयर किया। उन्होंने बताया कि 8वीं जमात में पढ़ने वाला एक लड़का स्कूल जाने से इनकार कर दिया क्योंकि इसके पास साइकिल नहीं थी। लड़के ने कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक साइकिल नहीं मिलेगी। बंडी संजय ने इसे दोस्ती का यकीन दिलाते हुए मसला पूछा। मसला सुनने के बाद उन्होंने लड़के के लिए फौरन एक साइकिल खरीद कर दी। तकरीबन 1 माह बाद वही लड़का बंडी संजय को फोन करके जज्बाती अंदाज में शुक्रिया अदा किया। इसने बताया, सर मैं पिछले 10 महीनों से रोज स्कूल जा रहा हूँ, रोज साइकिल साफ करता हूँ। ये सुनकर बंडी संजय ने फखर और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम में रुकावट न आए, यही उनकी अव्वलीन तरजीह है। ये वाकया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अवामी सिताइश हासिल कर रहा है। చనిపోయిన వాళ్ళ అమ్మ ఆ చిన్న బాబు 8th క్లాస్ బాబు కూర్చున్నాడు. నీ పేరు ఏం పేరు అంటే పేరు చెప్పిండు. నువ్వు స్కూల్కు పోతలేవా అంటే హే పోన్ 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 అంటున్నాడు. అని ఈ పోన్ 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 అన్నందుకే ఆ పిచ్చోడని ముద్రేసిన బాబు మీద. సరే అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మమ్మని అడిగిన, ఏమైందమ్మంటే వాడు పిచ్చోడు సార్ అంటుంది వాళ్ళ అమ్మమ్మ కూడా. వాళ్ళ అమ్మని అడిగితే వాళ్ళ అమ్మ కూడా వాడు పిచ్చిలేసింది సార్ అంటే వాళ్ళ అమ్మ అంటున్నది. కానీ అబ్బాయిని చూస్తే అట్లా లేడు, అబ్బాయి చాలా యాక్టివ్ ఉన్నాడు. వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళ అమ్మను బయటికి పంపించిన. నేను వంతను కూర్చున్నా, అరే నువ్వు నేను దోస్తున్నా అబ్బాయి, దోస్తు చేస్తావా అంటే చేస్తా అన్నాడు. అన్ని వేరే విషయాలు మాట్లాడి నువ్వు స్కూల్కు పోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి అన్న. పోను సార్ అన్నాడు. మీ ఫ్రెండ్స్ పేరు చెప్పినా అంటే 6 ఫ్రెండ్స్ పేరు చెప్పారు. వాళ్ళకి ఏముంది అన్న. సార్ వాళ్ళకు అందరికీ సైకిల్ ఉన్నాయి, నేను సైకిల్ ముడితే నన్ను కొడుతున్నారు. వాళ్ళ 6 సైకిల్ ఉన్నాయి, నేను వాళ్ళ సైకిల్ ముడితే నన్ను కొడుతున్నారు సార్ అని చెప్పాడు. అప్పుడు అర్థమైపోయి సైకిల్ పంచాయతీ అని చెప్పని. నేను అడిగినా మరి స్కూల్కి పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే నేను పోను సార్ అంటాడు. వాళ్ళ సరే నీకు సైకిల్ కొనిస్తే పోతావా అంటే ఆయన ఫేస్ మొత్తం వెలిగేది ఒకసారి. అప్పుడు సైకిల్ కొనిస్తే స్కూల్ పోతాడు. మరి సైకిల్ కొనిస్తే స్కూల్ పోతావు, ఇయ్యాలే కొనిస్తా సైకిల్ అన్న. అప్పుడు నేను పోతా సార్ అన్నాడు. ఆ అబ్బాయి పిచ్చోడా కానీ ఊరు మొత్తం ఏం చేసింది, పిచ్చోడ ముద్రేసింది. ఆ అబ్బాయిని మీ సోషల్ మీడియాలో చూసి ఉంటారు, మీ అందరికీ ఆ వీడియో వచ్చింది, నిన్న కూడా వచ్చింది వీడియో. ఆ అబ్బాయిని తీసుకుపోయి నేనే స్వయంగా తీసుకుపోయి సైకిల్ స్టోర్కి పోయి సైకిల్ కొనిస్తే ఇలా అబ్బాయి ఒక 10 నెలల రోజుల క్రితం కూడా ఫోన్ చేసి, సార్ నేను రోజు స్కూల్ పోతున్నా సార్, సైకిల్ను हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को जाली ई चालान वेबसाइट से मुताल्लिक खबरदार किया है। पुलिस के मुताबिक सिर्फ सरकारी वेबसाइट http://eklen.teaspoon.gov.in http://eklen.teaspoon.gov.in के जरिए ही चालान की अदायगी करें। जाली वेबसाइट्स जैसे http://isiha.in http://isiha.in पर लोग गैर कानूनी तरीके से रकम अदा कर रहे हैं। पुलिस ने सख्ती से मशवरा दिया है कि किसी भी गैर सरकारी वेबसाइट पर अदायगी न की जाए। शहरियों को हिदायत दी गई है कि चालान की तफसील सिर्फ सरकारी साइट पर ही चेक करें। अगर किसी मुश्तबा जाली वेबसाइट का सामना हो तो फौरन रिपोर्ट करें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी को इत्तला देने के लिए 1930 पर कॉल करें। ये अक़दाम शहरियों को ऑनलाइन फराड से बचाने के लिए किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से ताउन की अपील की है ताकि जलसाजों को रोका जा सके। अवामी शऊर बेदारी के लिए आगाही मुहिम भी जारी की जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कमिश्नर CV आनंद की हिदायत पर दिन के वक्त शराब नोशी के खिलाफ अचानक चेकिंग का आगाज किया है। ये मुहिम शहर के अहम इलाकों में चलाई जा रही है जहां ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है। इस अक़दाम का मकसद दिन के वक्त शराब पीकर गाड़ी चलाने के बढ़ते रुझान को रोकना है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि शराब नोशी के बाइस कई हादसात पेश आ चुके हैं। चेकिंग के दौरान गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुतासिर किए बगैर कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हादसात का शिकार रहने वाले मकामात को खुसूसी तौर पर चेकिंग के लिए मुंतखब किया गया है। पुलिस अफसरान ने तस्दीक की है कि ये कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। शहरियों से अपील की गई है कि वो शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने से ग्रेज करें। यह कदम अवाम की हिफाजत और सड़कों को महफूज बनाने के लिए उठाया गया है। तेलंगाना के जिला खम के कारेपली मंडल के यल्लाबूडो गांव में जंगलात अफसर की जानिब से खातून पर बदसलूकी का इल्जाम लगा है। मकामी ख्वातीन पौधों जमीनों की वापसी के लिए एहतजाज कर
रही थी। एहतजाज के दौरान एक जंगलात अफसर ने मुबैना तौर पर एक खातून पर हाथ उठाया। खवातीन का इल्जाम है कि अफसर ने उन्हें बेइज्जत करते हुए बालों से पकड़कर घसीटा। वाकये के बाद मकामी अफराद और मुतासिरा खवातीन ने शदीद गुस्सा पैदा हो गया। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि सरकारी जमीन के नाम पर उनकी जाती जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें उनकी ज़मीनें वापस दी जाएं और अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मकामी अफराद ने वाक़ये पर एहतजाज करते हुए जंगलात अमले के खिलाफ नारेबाजी की। वाक़या की इत्तला मिलते ही आला हुक्काम ने मामले की इब्तिदाई जांच शुरू की। मुतासिरा ख़वातीन इंसाफ की अपील करते हुए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। तेलंगाना के जगतियाल जिला के लक्ष्मीपुर गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया। खाना खाने के बाद 30 से ज़ायद तालिबात को मतली चक्कर और पेट में दर्द की शिकायत हुई। उनमें से 6 तालिबात की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम मुतासिरा तालिबात को फौरी तौर पर जगतियाल MCH अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज तालिबात को मुसलसल तिब्बी निगरानी में रखा गया है। वाक़ये से वालिदैन ने शदीद बेचैनी और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मकामी अफराद का कहना है कि स्कूल में खाने के मेयार पर पहले भी शिकायत आ चुकी है। रोज़ बरोज़ बढ़ती फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के बावजूद हुकूमत की लापरवाही बरकरार है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तलबा की सेहत को नज़रअंदाज कर रही है। मुतासिरा ख़ानदानों ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सांतनगर सनती इलाके में प्लास्टिक तैयार करने वाली फैक्ट्री में भयानक आग का वाक़या पेश आया। ये आग एक ऐसी यूनिट में लगी जहां प्लास्टिक मसनूआत और पेपर प्लेट्स तैयार की जाती थी। वाक़ये के फौरी बाद फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। आग की शिद्दत को देखते हुए 5 फायर इंजन मौके पर पहुंचे। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। आग के शोले दौर से ही नजर आ रहे थे, जिससे मकामी लोग खौफजदा हो गए। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद मवाद इंतहाई आतिशगीर था। आग पर काबू पाने की कोशिशें तेजी से जारी है। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। वाक़ये की असल वजह जानने के लिए हुक्काम ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। दरवाजा बंद कर रहे। अरे दो जने मत जाओ, उसके लिए जाओ राहुल। निजामाबाद जिला के बालकोंडा हलके में BRS और कांग्रेस के दरमियान सियासी कशीदगी उरूज पर पहुंची। कांग्रेस NRI सेल के रुकन नंगी देविंदर रेड्डी पर BRS कारकुनों ने हमला किया। हमले के बाद देविंदर रेड्डी पुलिस की हिफाजत में पनाह लेने पर मजबूर हुए। वाकया इस वक्त पेश आया जब कांग्रेस ने MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी के आबाई गांव विलोपुर में कनोपो आंखें खोलने का प्रोग्राम मुनक्किद किया। कांग्रेस का इल्जाम है कि प्रशांत रेड्डी ने किसी भी गल्फ मुतासिरा खानदान को इंसाफ नहीं दिलाया। जवाब में BRS ने कहा कि वो स्कीमों से महरूम किसानों को सामने लाएंगे। बातचीत के दौरान हालात कशीदा हो गए और ज़बानी तकरार झड़प में बदल गई। BRS हामियों ने नंगी देविंदर रेड्डी और बूजा अमरिंदर रेड्डी पर मुबैना तौर पर हमला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लाया और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इस वाक़ये के बाद इलाके में सियासी गर्माहट मज़ीद बढ़ गई है।
बंजारा हिल्स कमांड कंट्रोल सेंटर में खिदमात अंजाम दे रहे सब इंस्पेक्टर चला परवीन कुमार पर संगीन इल्जामात आयद हुए हैं। चला परवीन का ताल्लुक विजयवाड़ा जिला के जगुआपेट मंडल के विदादरी गांव से है, जिनकी शादी खम जिला की राज्यालक्ष्मी से हुई थी। शादी के वक्त लड़की वालों ने 10 लाख रुपए, 3 एकड़ जमीन, एक डबल बेडरूम मकान और एक प्लाट जहेज में दिया था। इल्जाम है कि परवीन कुमार मुसलसल इस बात पर झगड़ा करता रहा कि 3 एकड़ जमीन और मकान इसके नाम पर रजिस्टर नहीं किए गए। गुज़िश्ता 6 माह से इसने बीवी को मैके भेजकर शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत दी। बीवी ने शिकायत की कि शौहर इसे ससुराल वापस आने नहीं दे रहा और मुसलसल हरासा कर रहा है। एक मौके पर जब दोनों खानदानों के बुजुर्गों की मौजूदगी में बातचीत हो रही थी, तब परवीन कुमार ने बीवी और उसके रिश्तेदारों पर हमला करवाया। ये वाकया NTR जिला के जगुआपेट मंडल के चलाकिलो गांव में पेश आया। मुतासिरा खातून ने इंसाफ की अपील करते हुए शौहर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मामले की मुकम्मल जांच के बाद कानूनी कार्रवाई किए जाने की तवक्को की जा रही है। वायसूब के दवारका पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। 4 नौजवानों पर इल्जाम है कि वो लड़कियों की निजी वीडियोज चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब एक बुवाइज हॉस्टल के पास मौजूद लाज के बाथरूम को निशाना बनाया गया। इल्जाम है कि हॉस्टल से लाज के बाथरूम में फोन्स के जरिए वीडियोज ली जा रही थी। एक खातून ने शिकायत की कि गुज़िश्ता 4 दिनों से वो इस हरकत को बर्दाश्त कर रही थी। ख्वातीन ने गुस्से में आकर उन नौजवानों को पकड़कर शदीद मारपीट के बाद अज़ा उन चारों को फौरी तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने नौजवानों से फ़ोन जब्त करके तहकीकात का आगाज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की संजीदगी से जांच की जा रही है और वीडियोज़ की तस्दीक की जा रही है। वाकया के बाद मकामी सतह पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हवाले से तशवीश पाई जा रही है। अदाकारा रिनिया राव को गैर कानूनी सोने की स्मगलिंग केस में 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। रिनिया राव दुबई से सोना स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुई। हुक्काम ने उनके कब्जे से 14.7 किलोग्राम सोना जब्त किया। ये सोना गैर कानूनी तरीके से भारत लाया जा रहा था। रिनिया राव के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एड पहले ही तहकीकात कर रहा था। हाल ही में बंगलोर में उनकी 12 करोड़ मालियत की जायदाद भी एड ने जब्त की थी। रिनिया राव के खिलाफ ये कार्रवाइयां मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के इल्जामात पर हो रही है। अदालत ने तमाम शवाहिद की बुनियाद पर 1 साल की सजा सुनाई। अदाकारा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मिला जला रद्द अमल देखा गया। ये मामला फिल्मी दुनिया में हलचल मचा रहा है और कई इंकिशाफात की उम्मीद की जा रही है। ईडी ने कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वाड्रा ने 2018 में हरियाणा के गुड़गांव में गैर कानूनी कमर्शियल लाइसेंस इस्तेमाल करते हुए जमीन खरीदी थी। इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने इस केस में कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में दाखिल की है। तहकीकात के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से मुंसलिक 43 जायदादें जब्त की गईं। जब्त शुदा जायदादों की कल मालियत तकरीबन 37.64 करोड़ रुपए बताई गई है। ईडी का दावा है कि जायदादें गैर कानूनी तरीकों से हासिल की गईं। केस में मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सरमायाकारी जैसे इल्जामात शामिल हैं। अदालत में पेश करदा पिटीशन में मजीद कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। ईडी इस केस को एक अहम सियासी और माली बेज़ाब्तगी का मामला करार दे रही है। मुंबई महाराष्ट्र विधान भवन के अहाते में बीजेपी MLA गोपीचंद पिडुलकर और NCP के लीडर जितेंद्र इवाइड के हामियों के दरमियान झड़प हो गई। ये वाकया असेंबली इजलास के दौरान पेश आया, जिससे माहौल कशीदा हो गया। गोपीचंद पिडुलकर और जितेंद्र इवाइड के दरमियान ज़बानी तकरार ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दोनों जमातों के हामियों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू पाया। झड़प के दौरान दोनों जानिब से धक्कम-पेल और हाथापाई की इत्तलात हैं। असेंबली की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुतासिर हुई। वाकये के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। पुलिस और असेंबली सिक्योरिटी ने इजाफी बंदोबस्त कर लिया है। इस वाकये की मजम्मत करते हुए कुछ रहनुमाओं ने कार्रवाई का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश के लिखियमपुर खीरी इलाके में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज का वाकया पेश आया। किसान खाद हासिल करने के लिए तवील कतार में खड़े थे। मकामी जराये के मुताबिक किसानों की भीड़ अचानक बढ़ गई, जिस पर पुलिस ने सख्ती की। पुलिस एहलकारों ने किसानों को मुंतशिर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया। कई किसान जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। वाकये के बाद इलाके में कशीदगी का
माहौल पैदा हो गया है। किसानों ने इस कार्रवाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। अपोजिशन जमातों ने भी इस वाक़ये पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मुतासिरा किसानों का कहना है कि वो सिर्फ खाद के लिए खड़े थे, लेकिन उन पर हमला किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से वाक़ये की तहक़ीक़ात का वदा किया गया है। हरियाणा में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिट की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। सिट ने प्रोफेसर के फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करके उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स की बुनियाद पर आपको फ़ोन और गैजेट्स जब्त करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अदालत ने कहा कि जांच का दायरा सिर्फ पोस्ट्स के मवाद, जुबान और अंदाज़न बयान तक महदूद होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि पोस्ट्स में दर्ज मवाद FIR में लगाए गए इल्ज़ामात के मुताबिक जुर्म के ज़ुमरे में आता है या नहीं। ऐसी सूरत में डिजिटल डिवाइसेस की जांच का कोई जवाज़ नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अदालत ने सिट से पूछा कि प्रोफेसर के गैजेट्स किस मकसद से कब्जे में लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि निजी मालूमात और पर्सनल डेटा का गैर ज़रूरी तज्ज़िया नाकाबिले कबूल है। प्रोफेसर अली खान के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी न हो। अदालत ने हिदायत दी। अदालत का फैसला शहरी आज़ादी और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ में एक अहम कदम माना जा रहा है।